अमूल दूध पीता है इंडिया। ये लाइन आपने टीवी पर, अखबारों में और अमूल के एड्स में न जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन ये महज एक एड में कही गई लाइन भर नहीं है। आज हकीकत ये है कि भारत का हर तीसरा आदमी अमूल का दूध या उससे बना कोई न कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज से करीब 80 साल पहले इसी दूध की कहानी बिल्कुल अलग थी। इतनी अलग कि दूध बेचने वाला किसान अपने ही दूध का दाम तक तय नहीं कर सकता था। दूध खरीदने वाली ब्रिटिश सरकार और बिचौलिए ही दूध की कीमत तय करते थे और इसी व्यवस्था में किसानों का जमकर शोषण होता था। लेकिन फिर इन्हीं किसानों ने सरदार पटेल की अगुवाई में ऐसा विरोध प्रदर्शन शुरू किया जिसकी कल्पना उस वक्त में किसी ने नहीं की थी। किसानों ने दूध बेचना ही बंद कर दिया। आनन फानन में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 15 दिन तक दूध की सप्लाई बंद कर दी गई। गुजरात के आनंद से बंबई जाने वाला दूध रुक गया और पूरा सिस्टम हिल गया। किसानों की इसी क्रांति से जन्म हुआ अमूल का, जिसकी शुरुआत महज 247 लीटर दूध से हुई थी और आज यही अमूल रोजाना 3.5 करोड़ लीटर दूध भारत समेत दुनिया भर के 50 देशों में भेज रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में इसी ब्रांड के दूध और दही में बैक्टीरिया होने के आरोप लगे, जिसकी वजह से अमूल को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। तो आज बोर्डरूम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमूल की, जिसने भारत को दूध के मामले में दुनिया में नंबर 1 बना दिया। जानेंगे कि कैसे अमूल ने ब्रिटिश राज में मक्खन के लिए मशहूर पॉल्सन ब्रांड को टक्कर दी, कैसे एक इंजीनियर की एंट्री ने अमूल की पूरी कहानी बदल दी और फिर इसी मॉडल ने भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव रखी, कैसे एक साधारण सी कार्टून कैरेक्टर अमूल गर्ल अमूल की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन गई और आखिर वो कौन सा विवाद था जब अमूल के दूध और दही में बैक्टीरिया होने के आरोप लगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं बोर्डरूम। ये बात है साल 1888 की। बंबई के एक पारसी परिवार में 13 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था पेस्तनजी एदुलजी दलाल। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए कम उम्र में उसने अपना बिजनेस करने का मन बनाया। कहा जाता है कि पेस्तनजी ने अपनी बहन से 100 रुपए उधार लिए और फिर 8 रुपए महीना के किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। यहीं पर उन्होंने हाथ से चलने वाली एक कॉफी मशीन लगाई। इस मशीन पर वो कॉफी के दाने भूनते, पीसते और फिर उसी कॉफी पाउडर को कागज की पुड़ियों में भरकर बेचते थे। धीरे धीरे पेस्तनजी का काम आगे बढ़ने लगा। इसी बीच उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा पॉल्सन। वैसे इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बचपन में घरवाले पेस्तनजी को प्यार से पॉली बुलाते थे। उन्होंने इस पॉली नाम को थोड़ा अंग्रेजी अंदाज में बदल दिया और कंपनी का नाम रख दिया पॉल्सन। ये उस दौर की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेज अफसर और शहर के रईस लोग अंग्रेजी नाम वाले ब्रांड पर ज्यादा भरोसा करते थे। ऐसे में पॉल्सन नाम उन्हें किसी विदेशी कंपनी जैसा लगता था। यही बात पेस्तनजी के काम आ गई। देखते ही देखते पॉल्सन कंपनी की कॉफी के ज्यादातर ग्राहक अंग्रेज अफसर और शहर के रईस लोग बन गए। कारोबार बढ़ता गया और उसके साथ साथ पेस्तनजी की पहचान भी। 1910 तक वो बंबई में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। लेकिन पेस्तनजी के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्हें अब भी किसी बड़े मौके का इंतजार था। एक रोज ब्रिटिश फौज का एक अफसर उनके पास आया। उन्होंने बताया कि फौज को अच्छी क्वालिटी का मक्खन नहीं मिल रहा है। जो मक्खन मिल भी रहा है वो जल्दी खराब हो जाता है। इतनी बड़ी फौज के लिए कोई भरोसेमंद सप्लायर नहीं मिल रहा। इस बात को सुनते ही पेस्तनजी के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि जिस कंपनी के नाम पर अंग्रेज कॉफी के लिए इतना भरोसा करते हैं, अगर उसी ब्रांड के नाम पर मक्खन भी बेचा जाए तो काम बन सकता है। बस यहीं से उन्होंने मक्खन के कारोबार में भी कदम रख दिया। अब सवाल था कि इतना बड़ा ठेका अंग्रेजों ने एक इंडियन कंपनी को कैसे दे दिया। दरअसल इसके पीछे 3 वजहें थी। सबसे पहली वजह थी पॉल्सन का नाम। अंग्रेजों को ये किसी विदेशी कंपनी जैसा लगता था। दूसरी वजह ये थी कि पेस्तनजी कई सालों से अंग्रेजों को अच्छी क्वालिटी की कॉफी दे रहे थे, इसलिए फौज के अधिकारियों से उनकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। और तीसरी और सबसे जरूरी वजह थी पेस्तनजी के रिश्ते फौज और रेलवे दोनों में अच्छे थे। मक्खन के कारोबार के लिए रेलवे इसलिए जरूरी था क्योंकि मक्खन जल्दी खराब हो जाता था,
इसलिए दूर सुदूर तक पहुंचाने के लिए रेलवे से अच्छे संबंध वाले व्यक्ति की जरूरत थी। इसी को देखते हुए पेस्तनजी ने गुजरात के कैरा जिले में अपनी डेयरी लगा दी। इसी कैरा जिले को आज खेड़ा के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री की किताबों में इसकी एक और पहचान भी है। 1918 में महात्मा गांधी ने अपने शुरुआती किसान आंदोलनों में से एक खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की थी। अब पेस्तनजी के लिए ये जगह सिर्फ इसलिए खास नहीं थी कि यहाँ दूध भरपूर मात्रा में मिलता था, बल्कि यहाँ के दूध की क्वालिटी भी अच्छी थी। इसके बाद उन्होंने फौज और रेलवे से अपने रिश्तों का फायदा उठाकर पॉल्सन के मक्खन को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लोगों के लिए मक्खन और पॉल्सन लगभग एक ही चीज बन गए। 1930 आते आते पॉल्सन के पास भारत की सबसे आधुनिक डेयरी थी और उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। घर की मलाई से बनने वाले मक्खन को उन्होंने एक बड़े ब्रांड में स्थापित कर दिया। सिर्फ कारोबार ही नहीं, पॉल्सन की मार्केटिंग भी अपने समय से काफी आगे थी। मक्खन के साथ साथ ग्राहकों को कूपन दिए जाते थे। लोग उन्हें जमा करके टोस्टर और दूसरे किचन के सामान जीत सकते थे। आज ये बात हमें बिल्कुल आम लगती है, लेकिन करीब 100 साल पहले पॉल्सन ऐसा कर रहा था। यही वजह थी कि उस दौर में पॉल्सन का मक्खन खरीदना सिर्फ मक्खन खरीदना नहीं, बल्कि एक रुतबे की बात मानी जाती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार ऐसा भी था जो सबसे पीछे छूट गया, जिसके दूध से ये पूरा कारोबार खड़ा हुआ, मगर उसे उसका पूरा फायदा कभी नहीं मिला। ये किरदार था किसान, वही किसान जिसकी भैंस का दूध इस पूरे मक्खन के बिजनेस की नींव था। जिस दूध से पॉल्सन जैसी कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही थी, उसी दूध को देने वाला किसान अपनी जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। इस सिस्टम की शुरुआत साल 1945 में हुई। अंग्रेज सरकार ने बंबई शहर तक दूध पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई। नाम था बॉम्बे मिल्क स्कीम। इसके तहत कैरा जिले से दूध उठाने का पूरा हक पॉल्सन को मिल गया। सरकार पॉल्सन को अच्छा दाम देती थी, लेकिन वो पैसा किसान तक नहीं पहुंचता था। बीच का बड़ा हिस्सा कंपनी और दलालों की जेब में चला जाता था। इतना ही नहीं, पॉल्सन के पास दाम घटाने की भी कई बहाने होते थे। कभी कह दिया जाता था कि दूध में मक्खियां हैं, कभी कह दिया जाता था कि मलाई कम है, और फिर उसी बहाने किसान का दाम काट दिया जाता था। किसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास दूध बेचने के लिए दूसरा खरीदार ही नहीं था। ऊपर से उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी दूध ही था। दूध को कई दिनों तक घर में नहीं रखा जा सकता, उसे उसी दिन बेचना पड़ता था, नहीं तो वो खराब हो जाता। कंपनी को किसान की यही मजबूरी पता थी, इसलिए जब चाहे कंपनियां दाम कम कर देती थी। जब गर्मियों में दूध सबसे ज्यादा होता, तब दाम सबसे ज्यादा गिरा दिए जाते, यानी किसान के पास बेचने के लिए जितना ज्यादा होता, उसे उतना ही कम दाम मिलता था। ऐसे ही किसान सालों तक पिसते रहे, लेकिन यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। कैरा यानी खेड़ा वही जगह है जहां 1918 में गांधी और सरदार पटेल किसानों को साथ लेकर ब्रिटिश सरकार से लगान की लड़ाई जीत चुके थे। उस साल फसल खराब होने के बावजूद सरकार लगान नहीं छोड़ रही थी। इस वजह से किसानों ने एकजुट होकर लगान देने से मना कर दिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। इस घटना से खेड़ा के किसानों ने एक बात सीख ली थी, अकेले लड़ोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर सब साथ खड़े हो जाएं तो सरकार को भी झुकाया जा सकता है। अब 27 साल बाद वही सबक फिर काम आने वाला था। इस बार किसानों की आवाज बने त्रिभुवन दास पटेल। वो किसानों का दर्द समझते थे, लेकिन जानते थे कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं बदलेगा, एक रास्ता भी चाहिए। इसलिए वो किसानों को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। सरदार ने उनकी पूरी बात सुनी और सिर्फ एक सलाह दी, पॉल्सन को हटाना है तो बिचौलिए को हटाओ। उन्होंने कहा, अगर किसान अपनी संस्था बना ले, दूध खुद इकट्ठा करे, उससे मक्खन बनाए और खुद ही बेचें, तो मुनाफा सीधे किसान की जेब में जाएगा। यहीं से सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव का मॉडल आया। सुझाव के साथ ही सरदार पटेल ने एक चेतावनी भी दी थी, देश अभी आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेज सरकार इस लड़ाई को आसान नहीं बनने देगी। लेकिन किसान मन बना चुके थे। सरदार पटेल ने अपने भरोसेमंद साथी मोरारजी देसाई को कैरा भेजा। वही मोरारजी देसाई जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने।
4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में किसानों की एक बड़ी सभा हुई। यही तय हुआ कि हर गांव में किसानों की अपनी दूध समिति बनेगी। फिर ये सारी समितियां मिलकर एक यूनियन बनाएंगी जो दूध की प्रोसेसिंग करेगी। सरकार से मांग की गई कि अब दूध सीधे इसी यूनियन से खरीदा जाए। साथ ही साफ कह दिया गया कि अगर मांग नहीं मानी गई तो किसान कैरा जिले में किसी भी ठेकेदार को दूध नहीं बेचेंगे। इसका इम्पैक्ट वही हुआ जो सोचा जा रहा था। सरकार ने किसानों की मांगे मानने से इनकार कर दिया। जवाब में किसानों ने हड़ताल कर दी। पूरे 15 दिन तक दूध किसी व्यापारी को नहीं बेचा गया। आनंद से बंबई जाने वाली दूध की सप्लाई रुक गई और बॉम्बे मिल्क स्कीम लगभग ठप पड़ गई। ये 15 दिन किसानों के लिए भी आसान नहीं थे। रोज की कमाई बंद थी, लेकिन इस बार किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार 15 दिन बाद बंबई का मिल्क कमिश्नर, जो खुद एक अंग्रेज था, आनंद पहुंचा। उसने हालात देखे, किसानों की बात सुनी और उनकी मांगे मान ली। इसी जीत के बाद 14 दिसंबर 1946 को कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष बने त्रिभुवन दास पटेल। यहीं से अमूल की असली शुरुआत हुई। शुरुआत सिर्फ 2 गांवों की कमेटी से हुई, जहां से रोजाना महज 247 लीटर दूध की पैदावार हुआ करती थी। पॉल्सन के इतने बड़े साम्राज्य के सामने ये सचमुच बहुत छोटी शुरुआत थी। लेकिन इस छोटी शुरुआत को एक दिन बड़े कारोबार में तब्दील करने के लिए अभी एक आदमी की एंट्री बाकी थी। साल 1949 की बात है। एक रोज आनंद के छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन से उतरा। नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उनका इस जगह से दूर दूर तक कोई खास वास्ता नहीं था। कुरियन को दूध या डेयरी से कोई मोहब्बत भी नहीं थी। वो एक इंजीनियर थे जिसने अमेरिका से मेटल्स की पढ़ाई की थी। उनका सपना था बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करना, लेकिन इस काम को करने में उनकी सबसे बड़ी रुकावट थी उनकी स्कॉलरशिप। दरअसल कुरियन को जो स्कॉलरशिप मिली थी उसकी शर्त थी कि कुछ साल सरकारी नौकरी करनी होगी। वो नौकरी उन्हें मिली, आनंद के एक सरकारी डेयरी सेंटर में। शुरुआती दिनों में कुरियन का यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा। धूल भरा कस्बा, सुनसान माहौल, भैंसों के दूध का काम। वो बस किसी तरह अपने दिन पूरे करके यहाँ से भागना चाहते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान उनकी मुलाकात त्रिभुवन दास पटेल से हुई। त्रिभुवन दास ने उनसे एक छोटी सी मदद मांगी और कहा, कोऑपरेटिव ने नई डेयरी की मशीनें लगाई हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। आप कुछ दिन रुककर इन मशीनों को चलाने और डेयरी को खड़ा करने में हमारी मदद कर दीजिए। त्रिभुवन दास के आग्रह पर कुरियन रुक गए। उन्होंने मशीनों पर काम शुरू किया और धीरे धीरे इस कोऑपरेटिव के कामकाज से भी जुड़ने लगे। और इसी काम के बीच उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका इरादा बदल गया। उन्होंने देखा कि ये किसान अनपढ़ जरूर थे, पर बेवकूफ नहीं। उन्होंने अपनी संस्था खुद खड़ी की थी, खुद चला रहे थे। सभी किसानों में एक भरोसा था, एक जुनून था। कुरियन को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से दिशा दी जाए। तो आप खुद ही सोचिए, जो आदमी अभी तक यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, उसी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी के करीब 50 साल इसी काम को दे दिए। इसी काम में कुरियन और त्रिभुवन दास की जोड़ी कमाल की थी। त्रिभुवन दास के पास किसानों का भरोसा और जमीन की समझ थी, वहीं कुरियन के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बड़ा सोचने का हुनर। इसका नतीजा दिखने लगा। 1948 में जो यूनियन रोज महज 2000 लीटर दूध इकट्ठा करती थी, वो 4 सालों में ही 20,000 लीटर तक पहुंच गई। आनंद का दूध अब बर्फ लगे खास रेलवे के डिब्बों में भरकर बंबई भेजा जाने लगा, ताकि रास्ते में ही ये खराब न हो। यूनियन का शुरुआती सिस्टम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। किसान दूध लाता, वहीं उसका वजन किया जाता और फिर पैसा तय समय पर मिल जाता। इस पूरे सिस्टम में कोई दलाल नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। ये 1952 के आसपास का समय था, जब पहली बार किसानों को लगा कि उनकी मेहनत की इज्जत हो रही है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। गर्मियों में इतना दूध आने लगा कि उसे बेचने का सिस्टम ही नहीं था। किसानों के पास सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद था, एक्स्ट्रा दूध को सुखाकर पाउडर बना लिया जाए। ये पाउडर महीनों टिकता था और साल भर बेचा जा सकता था। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। उस वक्त पूरी दुनिया मानती थी कि मिल्क पाउडर सिर्फ गाय के दूध से बन सकता है, भैंस के दूध से नहीं। भारत में, खासकर गुजरात में, ज्यादातर दूध भैंस का था।
मतलब भारत का किसान जो सबसे ज्यादा दूध देता था, दुनिया उसी दूध को पाउडर के लायक नहीं मानती थी। कुरियन ने अपने साथी डॉक्टर एच.एम. दलाया के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया और उन्होंने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन कहती थी। भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीक विकसित कर ली। ये सिर्फ एक साइंटिफिक विक्ट्री नहीं थी, ये किसानों के लिए पैसे कमाने की आज़ादी थी। इसका मतलब था अब किसानों का थोड़ा भी दूध बर्बाद नहीं होगा और उनकी कमाई भी मौसम की मोहताज नहीं रहेगी। जिस पौधे को अब तक छोटा समझा जा रहा था, वो अब इतना बड़ा बनने लगा था जो सीधे पॉल्सन को टक्कर दे सकता था। कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, ये एक ऐसा नाम था जो मार्केट के लिए काफी भारी भरकम नाम था। कोई कस्टमर इसे याद नहीं रख सकता था। बिना ब्रांडिंग के ये संस्था पॉल्सन जैसे ब्रांड के सामने अपनी पहचान नहीं बना सकती थी। कहते हैं इसी यूनियन के एक केमिस्ट ने सुझाव दिया कि क्यों ना नाम रखा जाए अमूल्य, जिसका मतलब होता है बेशकीमती। लोगों को ये नाम पसंद आया और इसे थोड़ा छोटा करके बना दिया गया अमूल। इसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड भी कहा जाता है। इस ब्रांड को 1957 में ऑफिशियली रजिस्टर किया गया। इस संस्था को एक नया नाम तो मिल गया, लेकिन पहचान की असली लड़ाई अभी बाकी थी। 1955 में जब अमूल मक्खन का पहला पैकेट मार्केट में आया तो वह बुरी तरह पिट गया। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने वजह बताई कि अमूल सिर्फ एक कंपनी से नहीं बल्कि एक आदत से लड़ रहा था। लोग दशकों से पॉल्सन का मक्खन खा रहे थे, उनकी जुबान पर उसका स्वाद चढ़ चुका था। लोगों के लिए पॉल्सन सिर्फ मक्खन नहीं, वो उनके बचपन की एक याद बन चुका था। अमूल एक ब्रांड से नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया से, यानी लोगों की पुरानी यादों से लड़ रहा था। यहाँ अमूल ने एक बहुत समझदारी वाला काम किया जिसे हर बिजनेसमैन को समझना चाहिए। उसने जिद पकड़ने की जगह ग्राहकों की आदत को समझा और खुद को उनके हिसाब से ढाल लिया। उसने अपने मक्खन में ज्यादा नमक मिलाया और रंग को भी गहरा पीला किया, बिल्कुल वैसा जैसा ग्राहक को पसंद था। इसी के साथ अमूल के मक्खन का स्वाद पॉल्सन जैसा हो गया। लेकिन यहाँ अमूल ने मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड की अलग आइडेंटिटी बनानी शुरू की। पॉल्सन की पहचान थी अंग्रेजियत। उनके पैकेट पर नीली फ्रॉक पहने एक यूरोपियन सी दिखने वाली लड़की छपी होती थी। उनका ग्राहक भी रईस, अंग्रेजी बोलने वाला तबका होता था। ऐसे समय में अमूल ने इससे बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। 1966 में अमूल ने मार्केट में एक कार्टून किरदार उतारा, एक नन्ही गोल मटोल शरारती सी बच्ची जो पोल्का डॉट वाली फ्रॉक पहने थी। इसे ही अमूल गर्ल कहा गया। इसे बनाने का श्रेय एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सिल्वेस्टर दा कुन्हा और आर्ट डायरेक्टर यूस्टेस फर्नांडिस को जाता है। अमूल गर्ल का ऐसा कमाल था कि वो मक्खन बेचने के अलावा देश दुनिया की हर बड़ी घटना पर एक चुटीला शरारती तंज भी कसती थी। कोई चुनाव हो, क्रिकेट मैच हो, फिल्म हो या फिर कोई सियासी हलचल, अमूल गर्ल हमेशा एक मजेदार कमेंट के साथ हाजिर रहती थी। इस लड़की के साथ एक लाइन भी हमेशा के लिए अमर हो गई, अटरली बटरली डिलिशियस। लोग अब मक्खन के लिए ही नहीं, अमूल गर्ल के अगले जोक के लिए इंतजार करने लगे। सड़क किनारे लगे उसके होर्डिंग के नीचे रुककर लोग हंसते, बात करते। पॉल्सन जहां खुद को रईसों का मक्खन बताता था, वहीं अमूल गर्ल आम आदमी की जुबान बन गई। एक छोटी सी किसानों की संस्था बिना बड़े पैसे और रसूख के अपनी होशियारी के दम पर देश के सबसे यादगार विज्ञापन खड़े कर रही थी। यही वजह है कि अमूल गर्ल दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एडवर्टाइजिंग कैंपेन में गिनी जाती है। 60 साल बाद भी वो आज तक जवान है। पर कुरियन का सपना सिर्फ पॉल्सन को हराना नहीं था, उनकी नजर पूरे देश पर थी। 1970 का दशक आते आते अमूल ने पूरे देश में एक्सपेंशन करने की योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहला बड़ा कदम उठाया, सबको एक छत के नीचे लाना। इस वक्त तक गुजरात के कई जिलों में मिल्क यूनियंस बन चुकी थी। हर यूनियन अपना दूध अलग अलग बेचा करती थी। इनमें आपस में टकराव बना रहता था। 1973 में इन सबको जोड़कर एक बड़ी संस्था बनाई गई, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF। इनकी जिम्मेदारी थी सारे जिलों का दूध अमूल के नाम से पूरे देश में बेचना। ये मॉडल 3 लेवल्स पर काम करता था। इसमें सबसे नीचे गांव होते थे, जहां हर गांव की अपनी दूध समिति रोज सुबह शाम किसानों से दूध इकट्ठा करती थी। फिर इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता था, जहां गांव की सारी कमिटीज मिलकर
दूध से पाउडर, मक्खन और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करती थी और आखिर में सबसे ऊपर फेडरेशन होती थी, जहां से अमूल के सारे प्रोडक्ट्स देश दुनिया में बेचे जाते थे। इस पूरे स्ट्रक्चर की सबसे खास बात ये थी कि इसमें हर सदस्य का सिर्फ एक वोट होता था। किसान के पास एक भैंस हो या 50, बोर्ड के फैसलों में उनका वोट बराबर होता था। न कोई बड़ा मालिक होता था, न कोई छोटा। एक मशहूर किस्सा है, कहते हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक बार आनंद आए और जानबूझकर रात किसी होटल में नहीं बल्कि एक साधारण किसान के घर गुजारी। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि इस कोऑपरेटिव में आखिर ऐसा क्या है जो किसान की जिंदगी बदल रहा है। उस एक रात ने उन्हें कायल कर दिया कि ये मॉडल पूरे देश में फैलना चाहिए। और यहीं से शुरुआत हुई इतिहास के सबसे बड़े डेयरी प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड की। इसके लिए एक बोर्ड बना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर कुरियन को। इसका मकसद सीधा सा था, आनंद वाला मॉडल देश के हर कोने में पहुंचाना। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत कभी दूध के लिए तरसता था और दूध विदेश से मंगाता था, वो 1990 के दशक के आखिर तक दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इस बदलाव को नाम मिला व्हाइट रेवोल्यूशन। इसी वजह से कुरियन को भारत का मिल्क मैन कहा जाने लगा। इस पर 1976 में एक फिल्म बनी, मंथन। इस फिल्म को बनाने के लिए 5 लाख किसानों ने अपनी जेब से 2-2 रुपए का चंदा दिया था। इस समय तक भारत के बाजार से पॉल्सन लगभग गायब हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पॉल्सन गायब हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब पॉल्सन के अपने ही मॉडल में छिपा था। पॉल्सन कंपनी में किसान सिर्फ दूध का एक सप्लायर था। पॉल्सन किसानों से सस्ते में दूध लेकर मुनाफा कमाता था। वहीं अमूल में किसान खुद मालिक था। जैसे ही किसानों के पास अपना बेहतर दाम देने वाला विकल्प आया, उन्होंने पॉल्सन को दूध देना बंद कर दिया। यानी जिस किसान के दूध पर पॉल्सन का पूरा साम्राज्य टिका था, वही किसान अब अमूल के साथ खड़ा था। पॉल्सन का मक्खन खराब नहीं था, पर वो एक चीज नहीं समझ पाया कि सिर्फ पुरानी यादों और रुतबे के दम पर प्रोडक्ट हमेशा नहीं चलाया जा सकता। अमूल ने यही समझा, इसलिए वो टिका रहा। पॉल्सन को पीछे छोड़ने के बाद अमूल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस कामयाबी को लंबे समय तक बनाए रखना। और अमूल ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपने कारोबार को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अमूल ब्रांड का कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। जो संस्था कभी कुछ 100 लीटर दूध से शुरू हुई थी, आज वो रोज करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करती है। इसके पीछे करीब 36 लाख किसान खड़े हैं, जो गुजरात के 18,000 से ज्यादा गांव में फैले हैं। इस वक्त अमूल के 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जिसमें दूध, मक्खन, पनीर, दही, आइसक्रीम और चॉकलेट्स हैं, जो 50 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। और ये सब आज भी किसानों के मालिकाना हक में है। मुनाफा सीधे उनकी जेब में जाता है। इस मॉडल की मजबूती कोविड के दौर में सबसे ज्यादा दिखी। जब 2020 में पूरा देश लॉकडाउन में बंद था और बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जा रही थी, तब भी अमूल का दूध हर सुबह लोगों के घर पहुंचता रहा। न किसान का दूध रुका, न ग्राहक तक पहुंचना बंद हुआ। उस मुश्किल दौर में भी अमूल की बिक्री घटने के बजाय बढ़ गई। लेकिन अमूल को इतना बड़ा बनने में कई चैलेंजेस भी आए। सबसे पहला चैलेंज तो इस ऑर्गेनाइजेशन का साइज है। 36 लाख किसान, हजारों गांव की कमिटीज और 18 डिस्ट्रिक्ट यूनियंस को एक साथ ईमानदारी से बिना राजनीति के चलाना। कई बार इन यूनियंस के चुनावों में स्थानीय राजनीति घुस आती है और ये पक्का करते रहना कि मुनाफा सचमुच नीचे किसान तक पहुंचे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरा चैलेंज है फेक प्रोडक्ट। अमूल का नाम इतना भरोसेमंद है कि बेईमान लोग उसका फायदा उठाते हैं। अक्टूबर 2024 में दिवाली से ठीक पहले अमूल को खुद जनता को चेतावनी देनी पड़ी कि बाजार में नकली अमूल घी बिक रहा है, खासकर 1 लीटर वाले उस रिफिल पैक में, जिसे अमूल 3 साल पहले ही बनाना बंद कर चुका था। इसकी वजह से अमूल को अपनी पैकेजिंग पर होलोग्राम और टेम्पर प्रूफ फीचर तक लगाने पड़े। इन पुख्ता तैयारियों के बावजूद 2024 के आखिर में अमूल का नाम फिर विवादों में आ गया। हुआ कुछ यूं कि आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोप लगे। एक लैब रिपोर्ट में दावा हुआ कि मंदिर को सप्लाई हुए घी में जानवरों की चर्बी के अंश मिले हैं,
जैसे ही मामले ने राजनीतिक रंग लिया, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह आग की तरह फैली कि मंदिर में इस्तेमाल होने वाला घी अमूल का था। अमूल ने बिना एक पल गवाए सीधा और साफ कहा, अमूल ने कभी तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई किया ही नहीं था। जो घी विवाद में था वो किसी और कंपनी का था, जिस पर बाद में कार्रवाई भी हुई। अमूल ने साफ किया कि उसका घी सर्टिफाइड डेयरीज में शुद्ध दूध के फैट से बनता है और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड से गुजरता है। इस फौरन और पारदर्शी सफाई का नतीजा ये हुआ कि विवाद का अमूल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। हालांकि तिरुपति विवाद के कुछ ही महीने बाद अमूल को फिर एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। इस बार सीधा हमला अमूल के प्राइमरी प्रोडक्ट दूध और दही की क्वालिटी पर किया गया। 4 जनवरी 2026 को ट्रस्टिफाइड नाम के एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि अमूल मस्ती दही के पाउच वेरिएंट में तय सीमा से 2100 गुना ज्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला, जबकि कप वाला वेरिएंट टेस्ट में सही निकला। जब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी तो अगले ही दिन अमूल ने जवाब दिया। कहा, दही एक लाइव प्रोडक्ट है जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। अगर इनका स्टोरेज सही से ना किया जाए तो रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं। साथ ही जिस बैच के दही का जिक्र किया जा रहा है वो फसाई के स्टैंडर्ड्स पर सही था। एक ही महीने बाद 8 फरवरी 2026 को ट्रस्टिफाइड ने सीधे पैकेट वाले दूध पर टेस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि अमूल ताज़ा में 980 CFU प्रति मिलीलीटर कॉलीफॉर्म पाया गया, जबकि फसाई की सेट लिमिट महज 10 CFU है, यानी करीब 98 गुना ज्यादा कॉलीफॉर्म। वहीं अमूल गोल्ड में 25 CFU मिला। हालांकि टेट्रा पैक वाला दूध टेस्टिंग में पूरी तरह सुरक्षित निकला। इसी टेस्टिंग में मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट के दूध में भी गड़बड़ी पाई गई। अमूल ने सफाई देते हुए कहा, हमारे दूध और दही 50 से ज्यादा क्वालिटी चेक से गुजरते हैं। सही से डिस्पैच होने के बाद भी अगर ऐसी शिकायत है तो यह ट्रांसपोर्ट रिटेल के दौरान खराब कोल्ड चेन की वजह से हो सकती है। हालांकि इन दावों को लेकर फसाई या किसी सरकारी लैब ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, न ही किसी भी दावे का खंडन किया। तो ये कहानी थी अमूल की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी इस कहानी को आपके लिए लिखा है प्रांशु ने। कैमरे के पीछे हैं आदेश और संदीप। मैं सलोनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।